आप, हम न्यायपालिका पढ़ रहे थे। न्यायपालिका में हमने पढ़ा कि कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है और उनकी नियुक्ति के कारण जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भारत में कार्य कर रही है। आज हम जानेंगे कि न्यायाधीशों को कैसे पद से हटाया जाता है। तो चूंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनी रहे, उन पर कभी कोई अनावश्यक दबाव न पड़े, इसके लिए उनके हटाने की प्रक्रिया बहुत दुरूह है, जिसके चलते अभी तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है ना। हालांकि एक उदाहरण है, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाए थे, प्रस्ताव पास भी हुआ था, लेकिन तब भी वो हटाए नहीं जा सके। क्यों नहीं हटाए जा सके, ये हम अभी पढ़ते हैं। तो आओ सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि न्यायाधीशों को पद से हटाना क्या है। तो चूंकि विशेष बहुमत द्वारा इसको हटाया जा सकता है, तो विशेष बहुमत में पहले ही चुनाव और प्रतिनिधित्व में आपको बता चुकी हूँ, तो बहुत कठिन प्रक्रिया है। इसके बाद भी अगर कभी कोई हो जाता है तो भी कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनमें इनका हटाना मुश्किल है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1991 में संसद के 108 सदस्यों ने उनके पक्ष में मतदान किया था। एक थे, उनका नाम था, क्या नाम था उनका नाम है, उनका नाम था वी रामास्वामी, है ना। वी रामास्वामी पर स्वामी, है ना। इनके ऊपर कदाचार का दोष लगा था, कदाचार। इन्होंने क्या, वित्तीय अनियमितताओं का यानी इनके ऊपर ये आरोप लगा था वी रामास्वामी के ऊपर कि इन्होंने जो है पद पर रहते हुए धन का दुरुपयोग किया है, और सभी ने इसको सहमति भी प्रदान की थी। लेकिन 91 में इनके ऊपर 108 सदस्यों ने इनके पक्ष में 2/3 मतदान किया था, फिर भी इनके ऊपर इनको हटाया नहीं जा सका। उसका कारण ये था कि कांग्रेस ने जो है मतदान में भाग नहीं लिया, तो सदन की कुल संख्या के आधे का समर्थन नहीं मिल पाया। यानी 108 ने मतदान दिया, 2/3 का आंकड़ा तो पूरा हो गया था, लेकिन एक और शर्त होती है विशेष बहुमत में कि संसद के जो सदन है जिसमें प्रस्ताव पास हो रहा है, उसके आधे सदस्यों का बहुमत कम से कम प्राप्त होना चाहिए। तो वो कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया था, तो ये नहीं हो पाया। इसलिए एकमात्र जो चलाया गया अभी तक मुकदमा इनके ऊपर, जो कदाचार का आरोप लगा और वो पास भी हो गया था, फिर भी ये नहीं हट पाए, वो है वी रामास्वामी, है ना। बाकी अभी तक कोई भी जो है इस आधार पर जो है न्यायाधीश को नहीं हटाया जा सका, और उसका कारण ये है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी रखा गया कि इनकी नियुक्ति में चूंकि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, तो कार्यपालिका, और हटाया कहाँ जाता है, हटाने के लिए सदन की प्रस्ताव जरूरी है, तो विधायक को ये अधिकार। तो इस प्रकार से शक्ति संतुलन भी साधा गया है। दूसरा, एक ही व्यक्ति के हाथ में शक्ति न देकर इनकी जो पदच्युति का काम है वो बहुत कठिन कर दिया गया, और इसीलिए आज तक कोई भी न्यायाधीश जो है हटाया नहीं जा सका। अब आगे हम चलते हैं और इसकी संरचना पर बात करते हैं कि इसकी संरचना जो है कैसी है, न्यायपालिका की संरचना भारत में, उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमारे भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाई गई है, और उसके शीर्ष पर जो है सर्वोच्च न्यायालय को बिठाया गया है। तो देखते हैं हम न्यायपालिका की संरचना, यानी संरचना कैसी है। तो सबसे पहले ऊपर शीर्ष पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। और ये क्या क्या कर सकता है, ये शीर्ष पर बैठा हुआ है, नंबर 1। और इनका क्या काम है, ये जो है सर्वोच्च है, चूंकि सभी मामलों के खिलाफ अपील सुन सकते हैं। देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध ये अपील सुन सकता है, के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है इसे, है ना, अपील सुनने का अधिकार। इसके अलावा और क्या अधिकार प्राप्त है, इसके अलावा इनको अधिकार प्राप्त है कि ये जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका तबादला कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकते हैं, है ना। और अगला है इनका, और क्या इनको स्पेशलिटी है इनकी, तो ये है कि किसी भी अदालत का मुकदमा अपने यहाँ
अदालत का मुकदमा। अपने पास मंगवा सकते हैं, है ना, मंगवा सकते हैं। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा और विशेषाधिकार, बहुत सारे विशेषाधिकार हैं, लेकिन मेन मैं बता रही हूँ। ये उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकते हैं। ये किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को किसी अन्य में भिजवा सकते हैं ना, किसी अन्य में भिजवा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है हमारे यहाँ। सर्वोच्च न्यायालय जो है शीर्ष पर विद्यमान है भारत में। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और नई दिल्ली में, और देश के सभी न्यायालयों के विरुद्ध जो है इसे न्यायिक अपील सुनने का अधिकार है, इसीलिए इसको जो है सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। इसकी दूसरी जो है कड़ी वो है उच्च न्यायालय। सभी राज्यों में होते हैं, या कई बार 2 या 2 से अधिक राज्यों की बात हो एक ही न्यायालय संभालता है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय, और ये क्या कर सकते हैं उच्च न्यायालय, ये निचली अदालतों के फैसले पर अपील की सुनवाई कर सकते हैं। निचली अदालतों के फैसले पर अपील सुन सकते हैं। यानी अगर नीचे किसी में कोई अपील, ऐसे न्याय नहीं हुआ है, ऐसे लगता है सामने वाले को कि इसमें न्याय नहीं हुआ है, तो वो आगे अपील कर सकता है ना। तो निचली अदालतों के विरुद्ध जो है अपील सुन सकते हैं। दूसरा है, और क्या अधिकार है, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकते हैं। मौलिक अधिकार है ना हमारे 6, उनके लिए अपन जा सकते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 है और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32। तो मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए ये और किसी कोर्ट को नहीं है, ये अधिकार सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का की बहाली के लिए रिट जारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे सेंटर में लिखा, आप समझ लीजिए इसको। उसके अलावा अगला है इनका राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा। जो जिस राज्य का ये है उस राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा, है ना, उसका ये निपटारा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा है राज्य के अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, ये सुपरविजन कर सकते हैं ना। और इसके अलावा हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो जबलपुर में है, और इसकी 2 खंडपीठ हैं, वो है उसमें ग्वालियर में और इंदौर में। और हम बात करते हैं इसके अलावा वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, 25 है। अब आप कहेंगे कि राज्य तो 28 है, ये 25 है। तो ऐसा होता है कि कभी किसी 2 राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी क्षेत्राधिकार एक ही हाईकोर्ट के पास रहता है ना। जैसे बम्बई, मद्रास या हाईकोर्ट थे, इनके उसमें 3-4 स्टेट आते थे पहले 18 थे, फिर 21 हुए, और वर्तमान में अभी 25 हाईकोर्ट है, ठीक है। तो ये तो हाईकोर्ट हो गया। उसके अलावा अगला जो होता है नीचे की कड़ी, मैं ऊपर से नीचे आपको सिस्टम बता रही हूँ, है ना। तो तीसरी जो कड़ी है वो है जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय।
तीसरा है जिला न्यायालय। ठीक है, जिला न्यायालय क्या करते हैं कि जो जिला न्यायालय है जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करते हैं। जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई, मुकदमों की सुनवाई है, उनकी सुनवाई करते हैं। ये तो पहला काम इनका है ही सही। उसके अलावा और क्या करते हैं ये निचली अदालत के फैसले पर अपील की सुनवाई करते हैं। इनसे भी निचली अदालतें होती है ना, निचली अदालतों के फैसले पर सुनवाई करते हैं, है ना, करते हैं। और उसके अलावा और क्या करते हैं ये गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देते हैं। गंभीर किस्म के आपराधिक फैसलों पर, आपराधिक मामलों पर फैसला, है ना, ये फैसला देते हैं। ठीक है, ये हो गया इनका गंभीर किस्म के मामलों पर फैसला, यानी जिले के अंतर्गत जो भी मुकदमे दायर होते हैं उनके निपटारा करते हैं, निचली अदालतों के फैसले सुनते हैं, और गंभीर किस्म के जो मामले होते हैं उनके अगेंस्ट में भी ये फैसला देते हैं, उनके खिलाफ उनकी सुनवाई करके उन मुकदमों की, है ना। तो ये तीसरा श्रेणी हो गई। अगला जो है वो है अधीनस्थ न्यायालय। चौथी जो श्रेणी है वो है अधीनस्थ न्यायालय। ये जिले से भी नीचे होते हैं। ठीक है, सबसे नीचे कड़ी यही है, सबसे शुरुआती यही स्थान है सबसे पहले, है ना। तो ये फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करते हैं। ये सब क्या करते हैं, दीवानी एवं फौजदारी किस्म के मुकदमों पर सुनवाई करते हैं, है ना, विचार करते हैं, विचार करते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा अपने 4 स्तर हैं। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, और उसके नीचे उच्च न्यायालय, और उसके नीचे जिला न्यायालय, और उसके नीचे अधीनस्थ। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ क्रम है। ये ऊपर शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय जो दिल्ली में, उच्च न्यायालय हर राज्य में एक होता है, और या दो से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है, और फिर जिला न्यायालय, फिर अधीनस्थ। तो इस प्रकार से ये हायरार्की सिस्टम चलता है, और इनके अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं, अपने अपने क्षेत्राधिकार हैं। तो ये वीडियो पे तो यहीं समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो फिर लेकर आऊँगी। कैसी लगी जरूर बताना। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।